हेलो दोस्तों, मैं अक्षय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल देखे होंगे, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है जहां मैं आपको प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग समझे थे, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन कैसे कैलकुलेट करते इसकी कुछ स्टेप समझे थे। उसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है ये समझे थे, और टाइम रेशियो सेल्स रेशियो कैसे निकालते ये भी सीखे थे। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं फिर से दे देता हूँ जो व्यूवर्स इस वीडियो के लिए नए हैं। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं हम अपने रिवीजन ऑफ लास्ट वीडियो के साथ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया कि इनकॉर्पोरेशन यानी क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी फॉर्मेशन की स्टेज है, जैसे बहुत सारी स्टेजेस होती है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने कंपनी लॉ वाली वीडियो में इस फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज की स्टेज को वेल एक्सप्लेनेशन किया हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री का मतलब पहले का, इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद का पीरियड क्या कहलाएगा हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हमने बोले तो यहाँ टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो टाइम रेशियो प्री में कितने महीने गए और पोस्ट में कितने महीने गए, तो इसी से हमारा क्या बनता है, टाइम रेशियो बनता है। जैसे कि हम माने कि एक कंपनी है जो 1 अप्रैल से बिजनेस कर रही थी, 1 अप्रैल 2019 ले लेते हैं, और उसका एंड अगर ये चालू यहाँ से हो रही तो उसका एंड हम मान लेते हैं 31 मार्च 2020 को हो जाएगा, और इसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो मिला है वो अगस्त में मिला है। तो देखिए अगस्त में इनकॉर्पोरेशन मिला, सर्टिफिकेट मिला, उसके पहले का पीरियड मतलब 1 अप्रैल टू 1 अगस्त का ये जो 4 महीने का पीरियड हुआ ये कहलाएगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और उसके बाद का अगस्त से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसी रेशियो में हम प्री सेल और पोस्ट सेल के बेसिस पे हम अपना सेल रेशियो डिटरमाइन करते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताया था कि सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो कैसे निकलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो ज़रूर देख लीजिए, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको दे दूंगा। तो आज की वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बोली या फिर मेन फोकस जो मेरा रहेगा वो होगा हमारा अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के रूल के ऊपर, और दूसरा करेंगे हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। तो सबसे पहले अलोकेशन को रूल्स को समझ लेते हैं कि कौन से खर्चे को किस वे में बांटा जाता है। तो जैसे आप पहला खर्चा देख पा रहे होंगे, हमारे पास जो पहला खर्चा दिख रहा है या फिर जो आइटम है हमारा फर्स्ट, वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसे किस बेसिस पे बांटा जाता है। तो पहली बात, इसका जो बेस होता है वो होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल बेसिस पे बांटते हैं, टर्नओवर बेसिस पे। अगर सेल गिवन नहीं रहा तो हम किस बेसिस पे बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे बांटेंगे। और कोई इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, ना ही सेल दिया है ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो अब उस समय हम उसे टाइम बेसिस पे भी बांटेंगे, जो वही इंफॉर्मेशन आपके पास लिखी है। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है उसे किस बेसिस पे बांटा जाएगा, या तो पहला होगा सेल होगा तो सेल बेसिस पे बांटेंगे। इन एब्सेंस ऑफ सेल की इंफॉर्मेशन के समय हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे बांटेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है, सेल भी नहीं है, तो उस समय हम अपने इसे टाइम रेशियो पे बांटेंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास दूसरे जो आइटम्स है वेरिएबल एक्सपेंसेस। पहली बात मैं आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस को समझा देता हूँ। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, मतलब अगर प्रोडक्शन कम ज़्यादा हुआ तो इन वेरिएबल्स में भी, इन एक्सपेंसेस में भी कम या ज़्यादा होती है, तो उन्हें बोला जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे अगर मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना तो मुझे ज़्यादा मटेरियल लगता है, मुझे ज़्यादा लेबर लगता है, ये मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। तो जैसे हम समझते हैं तो वेरिएबल एक्सपेंसेस के यहाँ पे लिस्ट आपके पास दी गई है, जैसे कैरियज आउटवर्ड हो गया, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है हमारे पास, कमीशन है, सेलिंग एजेंट्स है, ट्रैवलिंग एजेंट्स है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, बैड डेब्ट्स है, और इफ़ एक्चुअल बैड डेब्ट्स फॉर द 2 पीरियड्स आर नॉट गिवन। देखिए अगर 2 पीरियड की बैड डेब्ट्स नहीं दी गई है, मतलब एक्चुअल पीरियड 2 होते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 2 पीरियड है, एक प्री पीरियड और एक पोस्ट पीरियड।
ये दो पीरियड होते हैं, अगर इन दोनों पीरियड की बैड डेट्स कंबाइन दी गई है, मतलब ये बताया नहीं गया है कि कौन से बेसिस पे बांटना है, या फिर प्री का डाटा और पोस्ट का डाटा बैड डेट से रिलेटेड नहीं दिया है, तब हम उसे सेल्स बेसिस पे हम बांट देंगे। ब्रोकरेज एंड सेल प्रमोशन को भी हमें किस बेसिस पे बांटना है, टर्नओवर बेसिस पे बांटना है, मतलब सेल बेसिस पे बांटना है। ठीक है, तो ये थे हमारे ऐसे एक्सपेंसेस जो सेल बेसिस पे बांटे जाते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो सेल बेसिस पे वो एक्सपेंसेस बांटे जाते हैं जिनका रिलेशन हमारे सेल से होता है, मतलब जिनके वजह से हमारे सेल इफेक्ट करता है। देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियरिटी आएंगी। अगर मैं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो मेरा सेल बढ़ता है, इसलिए जो हमारा सेल वेरी किसके ऊपर किया, हमारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका रिलेशन हमारा सेल से होता है उन्हें हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब उन्हें ही हम अपने सेल रेशो पे बांटते हैं। ठीक है, अब मैं आप आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपेंसेस। हम बात करते हैं हमारे फिक्स कॉमन चार्जेस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं हमारे फिक्स एक्सपेंसेस। इनके मीनिंग को समझते हैं। फिक्स का मतलब जो कांस्टेंट रहते हो, उनमें जिनमें कोई चेंज नहीं आता हूँ। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन हमारे प्रोडक्शन से नहीं होता बल्कि जिनका रिलेशन हमारे टाइम से होता है, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। जैसे कि देखिए मैं एक प्रोडक्शन का काम करता हूँ, मेरी कंपनी है प्रोडक्शन करने की, जहाँ पे मैं अपने फैक्ट्री का रेंट देता हूँ 10,000 रुपये। मान लीजिए अगर मैं 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा था तो मैं अपने फैक्ट्री का रेंट दे रहा था 10,000, और मैं अगर 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँ तभी मुझे फैक्ट्री का रेंट कितना देना है, 10,000 ही देना है। मतलब मैंने प्रोडक्शन में चेंज किया तो मेरा रेंट बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। मतलब ये जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करते, हमारे गुड्स के साथ वेरी नहीं करते, बल्कि ये टाइम के साथ वेरी करते हैं। अगर मैं फैक्ट्री का 2 ही महीने करूंगा तो मुझे 2 महीने का रेंट देना पड़ेगा, और मैं 10 महीने यूज़ करूंगा तो 10 महीने का देना पड़ेगा। इसलिए हम फिक्स एक्सपेंसेस का जो अलोकेशन का बेसिस लेते होते हैं हमारा टाइम बेसिस, और टाइम बेसिस पे हम प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इसे बांटते हैं। तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं हमारे फिक्स एक्सपेंसेस की लिस्ट क्या है। तो हमारे पास है सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट है हमारे पास, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम एंड पोस्टेज, डेप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं आगे कुछ ऐसे खर्चे के बारे में जिनका रिलेशन ओनली हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से होता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले वाले खर्चों से। तो उसमें एक मेनली जो खर्चा आता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल, वेंडर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ये पूरे तरीके से तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का खर्चा होता है, इसलिए हम इसे प्री में बांटते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, एक कंडीशन है, अगर परचेस कंसिडरेशन अगर पेड नहीं होता प्रॉपर टाइम पे, और वो जो परचेस कंसिडरेशन हमारे पोस्ट पीरियड में भी चला जाता है, क्या होता है, मैं एक चीज़ समझिए, परचेस कंसिडरेशन अगर ठीक समय में नहीं दिया गया तो अगर पीरियड हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी चला जाता है तो उस समय हम इन्हें टाइम रेशो में ही बांटने वाले हैं। अब इसे प्रैक्टिकल से और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझेंगे। फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल सिंगल दिया रहा, मतलब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई टाइम की बात नहीं दी गई है, तो आप उसे किस रेशो मतलब कहाँ लिखोगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखोगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल दिया रहा और वहाँ डेट मेंशन की गई है, स्पेसिफिक डेट मेंशन हो, तो उस समय आप उसे टाइम रेशो के हिसाब से अलोकेटेड करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं हमारे जिनका रिलेशन जो हमारे रिलेट करते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले पीरियड से हमारा इनका रिगार्डिंग किए जाते हैं, या फिर हम एक बोल सकते हैं कि जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद होते हैं। तो ऐसे कुछ खर्चों की लिस्ट है हमारे पास, जैसे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, प्राइमरी एक्सपेंसेस, शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ये ऐसे खर्चे हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के समय काम आते हैं, जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेट करते हैं, इसलिए हम इन सभी खर्चों को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखते हैं, ना कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो हमने देखे कि सबसे पहले
सेल्स बेसिस पे कौन से खर्चे बांटे जाते हैं। उसके बाद हमने एक देखे कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को किस बेसिस पे बांटना है। उसके बाद हमने देखे कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखा जाता है और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अभी देखे जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है जो है हमारा ऑडिट फीस को लेके। तो सबसे पहले दो पॉइंट में इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला पॉइंट जो है फॉर कंपनीज ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी का ऑडिट है तो हम उसे चार्ज करेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। लेकिन अगर वो फॉर टैक्स ऑडिट, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट नॉर्मली अगर बीकॉम लेवल की बात करें तो ये पूछता नहीं है ये वाला पॉइंट। बट अगर हम सीए सीएस वगैरह की एग्जाम की बात करें तो ये पॉइंट ज़्यादा पूछता है। तो फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, मतलब जो टैक्स का कैलकुलेशन किया गया या टैक्स ऑडिट का काम किया गया वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 44 AB में आता है। तो उस समय हम उसे सेल बेसिस पे बांटते हैं। बट मैं आपको बता दूं, आपको अगर क्वेश्चन में ऑडिट फीस आता है तो आप उसे कहाँ लिखोगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखोगे। बहुत सारी बुक का रेफरेंस ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ऑडिट फीस को टाइम बेसिस पे बांटते हैं, लेकिन आपको उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लिखना है। और आप अपना अजम्पशन भी कोड करके आ जाना कि वी अज्यूम दैट द ऑडिट फीस इज रिलेटिंग टू द कंपनीज ऑडिट एज पर अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये आपका पॉइंट वैलिड माना जाएगा उस समय। आगे हमने जैसे बात की थी इंटरेस्ट ऑन अ परचेज कंसिडरेशन या इंटरेस्ट टू वेंडर, उसी का आपको एक्सप्लेनेशन फिर से आया है यहाँ पे। फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर इंटरेस्ट कब का हो, आपका जो बिजनेस चालू हुआ और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले का पीरियड, मतलब अगर प्री का इंटरेस्ट होगा तो चार्ज कहाँ किया जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। और उसके बाद का अगर होगा तो वो कहाँ चार्ज किया जाएगा, हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। एक सिंपल सी बात मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डेट मेंशन नहीं है इंटरेस्ट टू वेंडर सीधा सीधा लिख लीजिए प्री इनकॉर्पोरेशन में। अगर डेट मेंशन है तो टाइम रेशो के हिसाब से, मतलब वो जो रेशो, टाइम रेशो का मतलब ओवरऑल टाइम रेशो नहीं है दोस्तों, वो टाइम रेशो जो है स्पेसिफिक, मतलब 3 महीने 2 महीने का हो सकता है, वो प्री में 3 महीने में गए हो, 2 महीने इधर गए हो पोस्ट में, मतलब स्पेसिफिक टाइम रेशो निकालना पड़ेगा आपको। जो आप हम ओवरऑल ईयर का टाइम रेशियो निकालते हैं उससे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, याद रखिए। इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपके साथ अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये था हमारे कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट जहाँ इनका लोकेशन मैंने आपको बताया। एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। पहला हमने देखे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेल रेशियो पे बढ़ता है, अगर सेल नहीं दिया होगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो पे बढ़ता है, या फिर अगर हमारे पास सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है, तब हम उसे बांटते हैं हमारे टाइम रेशियो में। दूसरे हमने देखे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस का रिलेशन जो होता है हमारे सेल के साथ होता है, मतलब अगर कोई खर्चे जो हमारे सेल के साथ वेरी करते हैं, हमारे सेल कम ज़्यादा होने से उनमें भी कम ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। और इसे हम कहाँ लिखते हैं, हम अपने मतलब जो चार्ज किया जाता है, लोकेशन किया जाता है, वो सेल बेसिस पे किया जाता है। इनकी लिस्ट मैंने आपको लिखवाया। दूसरा जो खर्चा था हमारा वो था फिक्स कॉमन चार्जेस, मतलब ऐसे खर्चे जिनका रिलेशन हमारे किससे हो, टाइम से हो, ऐसे ही इसलिए इन्हें टाइम बेसिस पे अलोकेटेड किया जाता है। फिर हमने देखे आगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड खर्चा देखिए हमने, जिसमें एक मेनली हमने पढ़े इंटरेस्ट टू वेंडर, और हमने थोड़ी देर पहले भी और इसे ज़्यादा डीपली पढ़े हैं कि मतलब अगर इसका रिलेशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से है तो प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखो, और इसमें अगर बाद में पेमेंट हुआ, इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी कुछ महीने जाते हैं, इंटरेस्ट पेड होता है कुछ महीने का, तो हम उस बेसिस पे हम उसका टाइम रेशियो निकालेंगे, फिर इसे अलोकेटेड करेंगे। उसके बाद हमने देखे नेक्स्ट जो पॉइंट आया था हमारा वो था पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड खर्चे, मतलब ऐसे खर्चे जिनका रिलेशन हमारे कंपनी से होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि एक कंपनी जब टेक ओवर करती है तो वो जो पहले काम करता वो या तो कोई पार्टनरशिप था, या फिर हम ये मानते हैं कि वो सोल ट्रेडर था और जिसे टेक ओवर करके हम कंपनी रन करती है। जैसे मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया था, मतलब जो
पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होते हैं उन्हें हम ओनली पोस्ट पीरियड में लिखते हैं। लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया हो। उसके बाद हमने ऑडिट फीस की बात की है, तो ऑडिट फीस जो होती है जो आप अभी डिस्प्ले में देख भी पा रहे होंगे, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएंगी, कंपनीज ऑडिट मान के चलेंगे। और क्वेश्चन ने अगर स्पेसिफाई किया है कि वो टैक्स ऑडिट हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 44 AB के तहत, तो उसे हम सेल बेसिस पे बांटेंगे। और ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टाइम है दोस्तों हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करने जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हम इसे रीड करते हैं। रामा उद्योग लिमिटेड, क्या नाम है दोस्तों इसका? रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2008। इसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 1 अगस्त 2008 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैड एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी। रामा एंड कंपनी का बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008। ये बिजनेस कब से चालू था? 1 अप्रैल से बिजनेस चालू था। देखिए अब इसे हम यही से अपना टाइम रेशियो कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। तो एक जो बिजनेस था रामा कंपनी का, ये 1 अप्रैल से चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2008 से, और इसका इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त को हुआ है। मतलब अगर हम देखें अप्रैल टू अगस्त, ये इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया 4 महीने। और उसके बाद जो बचे महीने हैं वो हमारा कौन सा हो जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के पीरियड, मतलब हमारे 8 महीने। अगर हम इसे टाइम लाइन से शो करवाऊँ, मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल 2008 लिखेंगे, बीच में 1 अगस्त 2008 लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे 31 मार्च 2009 लिखेंगे। तो मतलब ये 4 मंथ हो जाएंगे हमारे, अप्रैल से लेके अगस्त तक 2008 के ये हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और जो बाद का जो पीरियड होगा हमारा अगस्त से लेके 31 मार्च 2009 तक का पीरियड, वो हो जाएगा हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसे हम सॉल्यूशन में भी देखने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं हम अपना। ड्यूरिंग द ईयर 2008 एंड 9 द टोटल सेल वेयर 36 लाख। हमारा जो टोटल सेल था वो 36 लाख का था बोल रहे थे। ठीक है, जान लेते हैं। द सेल पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर। देखिए इसने बोला कि जो फर्स्ट हाफ ईयर मतलब पहले जो 6 महीने होंगे, पहले 6 महीने कौन से? तो हमारे अप्रैल आ जाएगा, जून आ जाएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा और सितंबर आ जाएगा। जो ये 6 महीने थे उनमें हमारा सेल जो था वो बोलता है हाफ था। हाफ ऑफ व्हाट दे आर वेयर इन द लेटर हाफ ईयर। मतलब जो हमारा बाद के 6 महीने थे उनमें जो हमारा सेल था, मतलब बाद के 6 महीने मतलब हमारे सितंबर के बाद, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो 6 महीने थे उसके जो सेल रहा होगा उसका आधा। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ इसने बोल दिया है कि जो हमारा पहले 6 महीने में जो सेल होगा वो हाफ होगा, और किसके एवरेज के मुकाबले, मतलब बाद के जो 6 महीने होंगे उसके, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक हम मान लेंगे हमारा जो सेल है वो हाफ है। मतलब अगर इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो मैं बोलूँगा 0.50 है। और अक्टूबर से लेके मार्च तक मतलब जो लेटर हाफ ईयर है, जो यहाँ जैसे यहाँ लिखा है वहाँ पे हम मानेंगे लेटर हाफ ईयर का सेल हमारा 1 रुपीज़ के बराबर है, मतलब एवरेज है, ऐसा मान के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹2 लाख। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, मतलब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जरूर मिसिंग होगा, हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना भी सीख जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आप फिलहाल के लिए याद रखिए 2 लाख का है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खर्चे दिए हैं जिन्हें हमें देखना है। डेप्रिसिएशन, बताइए इसका बेसिस क्या होगा, सेल बेसिस या टाइम बेसिस? तो एज ऑब्वियस ये कहा जाएगा हमारा टाइम बेसिस में चला जाएगा, मतलब टाइम बेसिस पे इसे बांट देंगे। ऑडिट फीस मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑडिट फीस अगर कंपनीज की इससे है, मतलब हम मानेंगे कि अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आती है, तो ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे। और इनकम टैक्स के हिसाब से आती है, अंडर सेक्शन 44 AB आती है, तो हम उसे मानेंगे शेयर रेशो के हिसाब से बांटेंगे। पर हमारे पास क्वेश्चन में इनकम टैक्स की कोई बात नहीं की गई है, एक्ट की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए हम सीधा सीधा इसे कहाँ बांटेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में बांटेंगे।
आगे हमारे पास डायरेक्टर फीस, तो ये होती है हमारे कंपनी से रिलेटेड, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड होती है, इसी नाम को मैंने आपको लिखवाया था। प्रीमियम एक्सपेंसेस जो भी होता है हमारा कहा जाता है पोस्ट में ही चला जाता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा कौन से रेशियो में बटेगा, टाइम रेशियो में बटेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल रेशियो में बट जाएगा। और इंटरेस्ट टू वेंडर, देखिए ये इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट टू वेंडर जिसे मैं आपको समझा रहा था, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 2008 5000, ये कितना है हमारा 5000 है। देखिए इस पॉइंट को मैं और ज़्यादा क्लियरिटी से समझाता हूँ आपको, जाकि मैं जब क्वेश्चन को समझाऊँ उस समय आपको और ज़्यादा क्लियरिटी है। हमारा इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है अगस्त को हुआ है, हमारा बिजनेस चल रहा था 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से लेके अगस्त तक, 1 अगस्त तक कितने महीने हुए हमारे, 4 महीने हुए। और जो हमारा इंटरेस्ट टू वेंडर है वो कब तक के लिए है, 31 अगस्त, मतलब अगस्त के बाद भी है, मतलब 1 महीना और। तो मतलब क्या हुआ कि 4 महीने जो हमारे थे वो पोस्ट में चले गए, सॉरी प्री में चले गए, और जो बचा 1 महीना था वो काय में चला गया, हमारा पोस्ट में चला गया। फिर से समझिए, अप्रैल टू अगस्त ये इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है, यहाँ हो गए हमारे 4 महीने। और अगस्त से लेके सितंबर, मतलब ये जो 31 लिखा है, अगस्त 31 ये जो लिखा है, इसे मैं क्या कैरिट कर रहा हूँ, सितंबर कैरिट कर रहा हूँ, 1 सितंबर। तो मतलब 1 महीना चला गया हमारा पोस्ट पीरियड में, क्योंकि अगस्त के बाद का पीरियड क्या था हमारा, पोस्ट पीरियड। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट टू वेंडर का अलोकेशन होगा वो होगा 4:1 में। इसे मैं आपको वर्किंग नोट से भी समझा दूंगा। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है तो वो समझ लेते हैं। इसने बोला प्लीज असर्टेन द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2009। तो हमें यहाँ पे इनको प्रॉफिट निकाल के देना है कि पोस्ट और प्री का कितना होगा। तो हम चालू करते हैं अपने वर्किंग के साथ। तो सबसे पहले टाइम रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया, 1 अगस्त को हुआ है, मतलब उसके पहले की डेट ले लेते हैं 31 जुलाई। तो 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई 2008, मतलब 1 अगस्त तक ही ये हो जाएगा हमारा, 4 महीने हो जाएंगे। और अगस्त के बाद मतलब 1 अगस्त 2008 टू 31 मार्च 2009 ये हो जाएगा हमारा 8 मंथ। पहले इसमें हो गए हमारे अप्रैल टू जुलाई तक 4 महीने हो गए, और उसके बाद अगस्त से लेके मार्च तक हमारे हो गए 8 मंथ। मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा हमारा 4:1। इससे पहले हम पहले ऐसा बोल सकता हूँ मैं 4:8, और उसके बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। मैंने आपको क्वेश्चन के समय भी इसे समझाया था। तो ये हो गया हमारा कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो 1:2। सेल के लिए इंफॉर्मेशन पढ़े थे हमने कि सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेयर हाफ व्हाट दे वेयर इन लेटर ऑफ हाफ, मतलब हमने बोले थे हाफ ईयर, मतलब जो लास्ट वाला होगा हाफ उसका आधा होगा इसमें। तो हम मानते हैं कि लेटर हाफ का जो सेल था हम मानेंगे 1 रुपीज़ था, तो इट शुड बी 50 पैसा पर मंथ इन फर्स्ट हाफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम मान लेंगे कि यहाँ हाफ था मतलब 0.5 होगा, और उधर हम मान लेंगे कि लेटर में हमारा सेल 1 रुपीज़ था। तो हमारे पास एक कैलकुलेशन बन गया रफली। तो देखेंगे फर्स्ट 4 मंथ गए थे हमारे काय में, प्री में। तो 4 मंथ के लिए देखेंगे अप्रैल टू 31 जुलाई, अप्रैल टू 31 जुलाई, मतलब अप्रैल से लेके जुलाई तक हमारा सेल जो था वो हाफ था, इसलिए हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई टू 0.5। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 इंटू 0.5 कर दिया गया है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2 आया। उसके बाद लास्ट जो 8 मंथ थे उनमें सबसे पहले तो हमारे जो 2 महीने गए होंगे वहाँ पे हमारा सेल कितना होगा, ओनली जो हमारा सेल होगा, सॉरी जो सेल होगा वो होगा हाफ, इसलिए वो चला जाएगा हमारा 0.50, मतलब हाफ होगा। और बाद में जो बचे हैं 6 महीने उनमें हमारा सेल मानेंगे 1 था ओनली, मतलब 1 रुपीज़ के इक्वल था, मतलब ये हो जाएगा आपका 7। तो हम मानेंगे कि हमारा प्री में जो सेल था वो था 2, और बाद में जो हमारा जो पोस्ट में सेल आया वो था 7। तो मतलब जो हमारा रेशियो आएगा हो जाएगा 2:7। तो आई होप सो ये आपको क्लेरिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ बांटते। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे डेप्रिसिएशन हमने सेल रेशियो में बांटे थे, तो हमारा सेल रेशियो था 1:2, हमने इसे बांट दिए। तो प्री में गया 36,000 और इधर आया 72,000। उसके बाद ऑडिट फीस हमारी 15,000 थी। देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन ने इसे टाइम रेशियो पे
बांटा है। यहाँ पे आपको वर्किंग लिखनी पड़ेगी। देखिए पोस्ट में भी लिख सकते थे आप, या आपकी चॉइस थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें तीन चीज़ें आती है। बहुत सारे बुक रेफरेंस वाले इसे टाइम रेशियो में बांटते हैं, बहुत सारे लोग इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखते हैं, और बहुत सारे लोग इसे शेयर रेशियो में भी बांटते हैं। अब अपना अजम्पशन कोड करके आइए। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है ऑडिट फीस को, तो इन्होंने अपना अजम्पशन ये डाले होंगे कि इसे टाइम रेशियो में बांटना है, तो आप अपना अजम्पशन लिख के बांट सकते हो। इसी इन्होंने टाइम रेशियो में बांट दिए हैं 5000 और 10000। देखिए गलत नहीं है, अपना अजम्पशन कोड कर दीजिएगा। डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाती है, तो ये 50,000 थे, इन्हें पोस्ट में बांटना है, तो हमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांट दिए। जो प्रीमियरी एक्सपेंस है पोस्ट में जाते हैं 12,000, तो ये हमने 12,000 पोस्ट में लिखा दिए। ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो में बढ़ता है, तो 78,000 को हमने बांट दिया टाइम रेशियो में 1:2 में, 36,000 और 52,000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 था। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल रेशियो में बढ़ता है 2:7 हमारा सेल रेशियो था, तो हमने कैलकुलेट किए तो आया 16,000 और 56,000। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, किसी को डाउट होगा तो देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार फिर से। जो 72,000 था इसे ही मान लीजिए, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइडेड टू टोटल 2 + 7 = 9, डिवाइडेड टू 9 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 16,000। वैसे ही 72,000 को हम फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड 2 करेंगे 9, तो हमारा आ जाएगा 56,000। तो ये हो जाएगा ऐसे रेशियो से बांटते। इंटरेस्ट टू वेंडर में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल है, ये एक्चुअल बेसिस मतलब ये टाइम बेसिस में बटेगा। देखिए इसका रेशियो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4:1। यहाँ लिखा तो नहीं है पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4:1। तो इसे 4:1 में ही बांटा गया है। जैसे मतलब इसे क्या करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड टू 5 करना है, तो आपका जो प्री में आएगा वो हमारा हो जाएगा 4,000 और पोस्ट में चला जाएगा 1,000। और मैंने आपको इसका कैलकुलेशन कैसी हुआ वो भी बताया था। देखिए एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। अप्रैल टू अगस्त ये 4 महीने थे हमारे प्री में, इसलिए हमने 4 महीने का यहाँ लिए। और हमारा पोस्ट में कितना महीना गया था, मतलब 1 अगस्त था, और वो जो इंटरेस्ट था वो 31 अगस्त तक था, मतलब 1 महीना, मतलब 1 महीने का हमने यहाँ पे पोस्ट में लिख दी। तो ये था हमारा पूरा कैलकुलेशन। अब बात आती है कि ये जो ग्रॉस सेल आया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये कैसे आया, हमने कैसे निकाले, तो उसके लिए हमें आपको दिखानी पड़ेगी एक वर्किंग। तो यहाँ है हमारी वर्किंग। देखिए ग्रॉस जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करता तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे तो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। वो बात अलग थी, बट यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन था, इसलिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया था 2 लाख का, और ये सभी खर्चे थे जो हमने यहाँ पे लिख दिए। हमने टोटल खर्चों को लिख दिया है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो आ गया हमारा 5,40,000। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हमने फिर अपने सेल रेशो में बांट दिए 2:7 में, तो ये आया 1,20,000। और ये जो बाद में आया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में तो आया हमारा 4,20,000। तो ये था हमारा कैलकुलेशन। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट, और जिसमें से हमारा प्री का हो गया 33,000 और पोस्ट का आ गया 1,67,000। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है उसे हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपके पास नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया, नेट प्रॉफिट में से 33,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया। और ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है ये सभी के टोटल 1,67,000, इन्हें हम डिविडेंड में बांट देते हैं, मतलब इनका हम डिविडेंड दे देते हैं। तो ये था एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश किया वो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के हर एक पार्ट को। आई होप सो आपको ये समझा होगा। थैंक यू आपने इस वीडियो को देखे। अगर आप ऐसी कुछ वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये यूज़फुल वीडियो हर किसी के पास पहुँच सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।